आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर वादी कश्मीर के मुमताज आलिम दीन और मजहबी लीडर आगा सईद मोहम्मद बाकिर अल मूसवी का जो है इंतकाल हो गया, और जिसके बाद बडगाम में गम की लहर दौड़ गई। खानदानी जराये के मुताबिक उन्होंने महाराजा हरि सिंह अस्पताल SMSH में जिंदगी की आखिरी सांसें ली, जहां वो गुज़िश्ता 1-2 दिन से ज़ेर इलाज थे। आगा साहब के इंतकाल की खबर फैलते ही ज़िला कस्बा बडगाम में गम की लहर दौड़ गई। वादी के अतराफ से लोग उनकी रहायशगाह पर पहुंचे। आज सुबह ही जो उनका रहायशगाह है बडगाम में, वहां पर लोग जमा हुए और देखते ही देखे लोगों की एक बड़ी भीड़ वहां पर देखने को मिली। आगा सईद मोहम्मद बाकिर बडगाम के मारूफ आगा ख़ानदान के इंतहाई मुमताज़ शख्सियत थे, और उनके इंतकाल के बाद लोग जो है काफ़ी इस वक्त गम में डूबे हैं। और जहां पर तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब नमाज जनाजा भी उनका अदा किया जाएगा थोड़े वक्त के बाद, और एक काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से, जगहों से लोग पहुँचे। बडगाम के उनका जो रिहाइशगाह है वहाँ पर लोग पहुँचे, और उनके नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और बडगाम में इस वक्त काफ़ी गम की लहर देखने को मिल रही है। वादी कश्मीर के मुमताज़ आलिम दीन और मजहबी लीडर आगा सईद मोहम्मद बाकिर अल मूसवी का इंतकाल जो है वो हुआ है, और जहाँ पर 85 बरस की उम्र थी उनकी, और SMHS अस्पताल में उन्होंने ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली, जहाँ पर गुज़िश्ता 1-2 दिन से वो ज़ेर इलाज थे। उनकी तबीयत नासाज थी, और उसके बाद जब ये खबर फैलती है तो इलाके में गम की लहर दौड़ती है, और बड़ी तादाद में लोग सुबह सुबह ही वहाँ पर पहुँचते हैं। और नमाज जनाजा की तैयारी भी इस वक्त की जा रही है, और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। और इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी गम का इजहार किया, और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस मौके पर दुख का इजहार किया, जहाँ पर दोनों लीडरों ने जो ट्विटर से X भी कहा जाता है, जहाँ पर उन्होंने पोस्ट इस हवाले से किया, और जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो घर वाले हैं उनके साथ हमदर्दी और ताज़ियत का भी इजहार किया। तस्वीरें बडगाम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनका जो नमाज जनाजा है उसे अदा करने के लिए लोग बड़ी तादाद में बडगाम पहुंच रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दबतो वुनकनस तिथु हूँ महसूस वादी यथ मज पोश कुल यथ मज अलग अलग रंगन हिंद कुल यथ मज समरदार कुल तमि वादी मज उस अख आबशारा गुजरान। ये योहे आबशार रहित गछि, येलि अथ आबशारस आब रुकित गछि, येलि अथ आगुर पथिन होखित गछि, सो वादी क्या कर महसूस, तिम कुल कट क्या कर महसूस, सुई इजन अख गैर महसूस अख तरीका अख इजन अख इंसानियत तो एहसासन हुंद अख जज्बातन हुंद अख वाबस्तगी वन दपो युत योत कि उलमान ओत न बल्कि आम लुकन ते आम लुक ते निश बाज मसाइल हेत यिवान यिम बराबर युजन सो अख दरवेश यत वन दरवेश कामिल, यमिस दरवेश कामिलस में प्रत कह पन दोद हेत यिवान। ये गो ना अक्सर बेशतर आस बाज दरवेशन यमन वन मुख्तलिफ एजेंसियन लुक, मसलन नम अकिस अपोजिट आसान यम एजेंसीज, मगर हुत अमसे अमिस दरवेशस निश ये अमसे दरवेशस निश तिसई हैसियत यथ धरती मज सुन्नी शिया या बाकिन फिरकन सु ताल्लुक थवन वल या गैर मुस्लिम, मगर ये हैसियत तिसई।
तो चले इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अशरफ बडगाम से ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ बताएगा, जहां पर बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जो नमाज जनाजा है उसे अदा करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, तो कब जो उनका नमाज जनाजा है वो अदा किया जाएगा, क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ की? देखिए, जहाँ तक हम आज के दिन के हवाले से बात करते हैं तो मरहूम आगा सईद बाकर नहीं रहे, और जैसे ही ये रात के करीबन 12-1 बजे के करीब जब उसने आखिरी सांस स्टेट हॉस्पिटल श्रीनगर में ली, उसके बाद जैसे ही खबर फैली तो पूरा इलाके बडगाम की, जहाँ पर हम बात करें, पूरा इलाका जो है मातम में छाया। पूरी रात जो है लोग जो है वो आगा साहब के घर की तरफ उन्होंने रुख किया, और तब से लेकर अब तक हजारों की तादाद में लोग इस वक्त जो है जमा हो चुके हैं, और कुछ देर के बाद जो है जिस जगह पे मैं मौजूद है यहाँ पर जो है नमाज जनाजा होगा, और इस वक्त जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग आए हैं और आगा साहब को हम ये कह सकते हैं रुखसत करने के लिए आए हैं, क्योंकि आगा साहब की जब हम बात करते हैं तो मरहूम एक ऐसी शख्सियत है जो ऑथर थे, एक ऐसी शख्सियत थे, और जिसका बरसगीर की अगर हम बात करें तो इसका शुमार जो बड़े उलमाओं में होता है, और जब भी कोई बात होती थी आगा साहब तो वो इस्लाम यानी दीन के अंदर बात होती थी, तो आगा साहब को मानने वाले जो लोग हैं वो आज सुबह से ही सीना को भी करते हुए नजर आए, और आगा साहब को पूर्णंग आंखों से हम ये कह सकते हैं जुड़ा, मतलब जिस तरह से वो जुड़ा हो रहे हैं आज उन लोगों से, तो लोग हर एक की आंख जो है पूर्णम है। और अब जो है कुछ देर के बाद नमाज जनाजा होगा। मैं आपको जरा विजुअल देखिए, लोग आहिस्ता आहिस्ता इसी जनाजगाह जहाँ पर नमाज जनाजा होगा उसमें शिरकत के लिए लोग आए हैं। बड़ी तादाद में लोग आए हैं, करीबन हजारों की तादाद में, जिस तरह से कहा जाता है 20 से 30 हजार से भी ज्यादा लोग जो है इस नमाज जनाजा में जो है वो शमूलियत कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा आगा साहब इनका जो खानदान है उसकी एक अलग एक हिस्ट्री है, उन्होंने हमेशा दीन की खिदमत की है, और साथ ही सियासत की जब हम बात करते हैं तो सियासत में भी इनके खानदान का एक अहम रोल है, क्योंकि जिस तरह से आगा सईद रूला महदी वो इस वक्त पार्लियामेंट मेंबर है, या आगा सईद महमूद जो कि एक मिनिस्टर रह चुके हैं, तो सियासी तौर पर भी जब इस खानदान को देखते हैं तो इनका रुतबा काफी बुलंद होता है, क्योंकि ये वो खानदान है जो भी इस इलाके के या पूरे कश्मीर के जब कोई मजहबी मसला होता तो जब इसके पास आता तो उसको मजहबी तौर पर हल निकाला जाता था, लोग मुतमईन हो जाते। यानी हम ये कहते हैं जो शरी अदालत होती है वो शरी अदालत जो है यहाँ पर होती थी। और आगा साहब जिस तरह से आज हमने देखा सुबह से ही, यानी मैंने कहा रात भर जो है लोग वो सीना को भी करते हुए नजर आए। आगा साहब की रेजिडेंस की तरफ लोगों ने रुख किया, चाहे औरतें हो मर्द हो, सब जो है आगा साहब के घर की तरफ सुबह सवेरे से इस घर की तरफ ताजियत पुश के लिए आए। इस वक्त अगर हम देखें नमाज जनाजा होने वाला है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला या कुछ सियासी लीडर इससे पहले। अच्छा अशरफ, जहाँ पर इस तरीके से इंतहाई मुमताज शख्सियत है बडगाम में, और लोग भी काफी दुख की में इस वक्त नजर आ रहे हैं, लोगों से आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से? जहाँ तक हम लोगों की बात करें तो मैंने कहा जिन लोगों से भी हमने बात की उन्होंने आगा साहब की उस अलमी शख्सियत को बताया कि किस तरह के वो शख्स थे, किस तरह इंसाफ होता था, किस तरह यहाँ पर जो भी लोग थे वो मतलब अगर उनके पास कोई उम्मीद थी तो वो उम्मीद लेकर वो उस वहाँ से निकलते थे। यानी सब ने ये कहा कि ये वो शख्सियत है, इनकी जो किताबें जो इन्हें किताबें लिखी है उन किताबों को आज भी जो है चाहे हम कह सकते हैं स्कूलों में भी इनकी किताबों को जो है इस्तेमाल किया जाता है। आप खुद अंदाजा लग रहे हैं कितनी बड़ी हस्ती आज जो है हमसे जुड़ा हुई है, और उसको यहाँ पर आज जो लोग आए हुए हैं कहीं ना कहीं आगा साहब को याद करते हुए, पूर्णम आंखों से याद करते हुए आगा साहब को हम क्या कहते हैं अलविदा कहने के लिए इस वक्त जमा हुए हैं। मैंने कहा कि लाखों हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। नमाज जना कुछ देर के बाद नमाज जनाजा होगा, उसमें हम आपको बराह रास्त कुछ विजुअल दिखाएंगे, मगर जिस तरह से लोगों की तादाद है आप खुद समझते हैं, करीबन 2 बजे उसके घर से जो है वो मैयत निकली है, और अभी तक जहाँ पर नमाज जनाजा होने वाला वहाँ पर नहीं पहुंची। तो खुद आप लगता है अच्छा बताएगा नमाज जनाजा कहाँ पर अदा किया जाएगा, किस जगह पर अदा किया जाएगा? नमाज जनाजा जो यहाँ पर एक आस्थानी आला है जहाँ पर आगा साहब के जो मदफून है, चाहे उनके वालिद जो भी बाकी बरादरान है जिन जो गुजर चुके हैं, उनका यहाँ पर आस्थानी शरीफ है, वहीं पर जो है आगा साहब को भी दफन किया जाएगा। और वहीं पर एक आपने कहा ये वो जगह है जहाँ पर आगा साहब का नमाज जनाजा की, ये वही जहाँ पर वो आस्थानी आला है जहाँ पर उसको दफन किया जाएगा। इसी साइड में एक बहुत बड़ी जमीन है जहाँ पर उसको जो है नमाज जनाजा यहाँ पर अदा किया जाएगा। देखिए आप खुद देख सकते हैं बड़ी तादाद लोगों की है, इस इंतजार में है कब यहाँ पर जो है वो मैयत पहुंचे और यहाँ पर नमाज जनाजा हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे अशरफ बडगाम से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर
आगा साहब का जो जनाजा है अब कुछ ही देर के बाद होने वाला है और लोग बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सईद नासिर हुसैन ने आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और इस बीच उन्होंने अहम अमूर पर तबादला ख्याल भी किया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बंगाल में हिंदू पर मुजालिम की मजम्मत की और कहा कि अक़लियतों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए, हर स्टेट की एडवर्टीजमेंट देने की अपनी एक पॉलिसी होती है। वो पॉलिसी के तहत हर न्यूज़पेपर को जिसका एक्स अमाउंट ऑफ व्यूवरशिप रहता है, सर्कुलरशिप रहता है जिसकी, उसके हिसाब से वो हर स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है, उसके तहत देंगे। अब केंद्र सरकार किसको किसको दे रही है, भाजपा शासित राज्यों में किसको किसको दे रही है, उसका तो निकाल। बीजेपी को जो है हर चीज पे आपत्ति है। बीजेपी उसी टाइप का जो इशू होता है अपनी सरकार में, तो उसके बारे में बोलती ही नहीं। वक्त में क्या किया उन्होंने, एक तरफा बोला है हर जगह। कर्नाटक में क्या कर रहे हैं रेजोल्यूशन पॉलिसी में, एक तरफा बोल रहे हो। उसमें तो हमारा कांग्रेस का एकदम क्लियर पोजीशन है। जहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, दुनिया भर में कहीं भी माइनॉरिटीज है, उनकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन वहाँ की सरकार की होती है। और बांग्लादेश में जिस तरह से माइनॉरिटीज के राइट्स का हनन हो रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उसको हम कंडेम करते हैं और अपील करते हैं वहाँ की सरकार से कि वहाँ के माइनॉरिटीज को। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जम्मू में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया। इस दौरान कारकुनों ने दोनों रहनुमाओं के पुतले भी नजर आतिश किए। युवा मोर्चा के रियासती सदर अरुण प्रभात ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है और सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, जिससे वो बेचैन हो रहे हैं। अरुण प्रभात ने मजीद कहा कि ईडी को उनके साथ मजीद सख्ती से पेश आना चाहिए। के पास अब बोलने को कुछ है नहीं, इसीलिए राजनीतिक प्रतिशोध की बात कर रहे हैं। परंतु एक फ्री एंड फेयर ट्रायल हुआ, 50 घंटे से ज्यादा राहुल गांधी से पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से भी बड़े अधिक समय लेकर के पूछताछ हुई है। सैम पिट्रोडा का नाम, राहुल सोनिया का नाम जिस तरीके से ईडी की चार्जशीट में दर्ज हुआ है, इन्होंने पहले भी देश के लोगों को लूटने का काम किया है। जिप्सी कांड से लेकर के 2G स्पेक्ट्रम केस हो, कोलगेट हो, या कोयला घोटाला हो, या कॉमनवेल्थ घोटाला हो, या ऑगस्टा वेस्टलैंड हो, और नेशनल हेराल्ड भी उसी कड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने का काम, लोगों के खून पसीने की कमाई को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। बेनिफिट उठाया होगा वो सब दोषी है, क्योंकि ये पैसा जनता के खून पसीने की कमाई है। क्रांतिकारियों ने किस उपलक्ष्य के साथ नेशनल हेराल्ड जैसा न्यूज़पेपर जो फ्री फेयर जर्नलिज्म करेगा, लोगों की बात लोगों तक लेकर के जाएगा, उसको भी नहीं छोड़ा। इससे सिद्ध होता है कि लोकतांत्रिक मूल्य हो, अखबारें हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का किस तरीके से गला घोट करके उन्होंने। मुल्क भर में आज भी सियासत के नाम पर मंदिर और मस्जिद के जरिए अवाम को तकसीम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सरहदी जिला राजौरी के सब डिवीजन थन्ना मंडी में गंगा जमुना तहजीब की एक शानदार मिसाल देखने को मिलती है। आज़ादी के वक्त हिंदू बरादरी के लोग थन्ना मंडी से हिजरत करके राजौरी, नौशेरा, सुंदरबनी और जम्मू की जानिब चले गए थे, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ मौजूद मंदिरों की देखभाल मुस्लिम तबके के अफराद ने संभाली थी। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक ऐसी मिसाल है जो आज के दौर में एक मुस्बत पैगाम देती है कि मजहब से बढ़कर इंसानियत है, और ये रिवायत आज भी थन्ना मंडी में जिंदा है। बड़े देर के बाद इन्होंने आके यहाँ के मंदिर का जो अपने इसका वो रख रखाव, इसका सजाव रूप जो है वो शुरू किया, क्योंकि ये इनकी जगह थी। और यहाँ के जो मेरे गिरदोनवा में जो मुस्लिम बस्ती है, इन्होंने बड़े खुशी से इनको कहा कि आइए, इनका हर तरीके से हम सहयोग कर रहे हैं। हमने यहाँ तक कहा कि भाई हम चंदा भी देने के लिए तैयार हैं।
और हम हर तरह की आपको यहाँ का शटरिंग दे रहे हैं, इनको पानी की व्यवस्था करके दे दी है, इनको रोड की व्यवस्था कर दी है, और अब ये मंदिर धीरे धीरे जो है बाकायदा अपने रूप में आ रहा है। देखिए, मैं जो यहाँ JNK या JNK से बाहर हिंदू है, वो हर जगह में जाते हैं कि मंदिर के नीचे कहीं मस्जिद मत बनी हुई है या कहीं मंदिर के ऊपर मस्जिद मत बनी हुई है। मैं उन्हें एक प्रश्न पूछना चाहता हूं यहाँ पर कि मुझे बताइए कि थन्ना मंडी में 47 में यहाँ से मेरा हिंदू भाई पलायन करके चला गया, जब मुल्क का बंटवारा हुआ वो जम्मू में शिफ्ट हो गए। 47 से लेके आज तक आप देखिए कि कितना अरसा हो गया, कम से कम 70-80 साल के करीब ये अरसा हो गया। तो आज भी ये मंदिर बता रहे हैं कि वो जू के तुम वहीं खड़े हैं। अगर यहाँ पर कोई भी मुसलमान जो यहाँ का था वो कहता कि नहीं जनाब ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद है, लेकिन नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। क्यों कि ये जो मंदिर और मस्जिद होता है ये पावन स्थल होते हैं, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये किसी के बाप का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है, ये सारे देशवासी मुद्दा होता है। ये मुस्लिम बिरादरी के लिए मस्जिद है, हिंदू बिरादरी के लिए मंदिर है। कि यहाँ पर भाई आप कहते हो कि राम राज है, अरे मैं भी फख्र से बोलता हूँ जय सिया राम, जय सिया राम में कौन सी आपत्ति है, लेकिन जो राम का आदेश है, जो भगवत गीता में पूर्ववचन प्रचार हैं, उनमें कहीं यह नहीं लिखा गया है कि आप मंदिर तोड़ो और मस्जिद बनाओ या मस्जिद तोड़ो या मंदिर बनाओ, ये चीज नहीं लिखी हुई है। इसलिए अगर हमारे देश के अंदर कहीं से ये साजिश उठ रही है तो मैं कृपया हाथ बांध के उन लोगों से ये प्रार्थना करता हूं कि मेहरबानी करके मेरे हिंदू भाई भी, मेरे मुसलमान भाई भी आपसी भाईचारे को कायम रखें। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये शेर पढ़ा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। पटन के मशहूर तफरी मकाम पांडू पार्क में वॉशरूम की सहूलियात मौजूद ना होने की वजह से आने वाले सयाहों, खास तौर पर ख्वातीन और बच्चों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। पार्क का दौरा करने वाले तुलबा और दीगर विजिटर्स का कहना है कि वॉशरूम की सहूलियात ना होने की वजह से उनकी तफरी मुतासिर हो रही है। मुतासर अफराद ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इस अहम मसले पर फौरी तवज्जो दी जाए और पार्क में जल्द अज जल्द वॉशरूम्स की सहूलियात फराहम की जाए ताकि आने वाले विजिटर्स को आरामदा माहौल मैसर आ सके। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अरवीना मंजूर है और आज हम पटन पार्क में आए थे, जिसको पांडू पार्क के नाम से जाना जाता है। कश्मीर से इधर लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और कई लोग आते हैं, बट बड़ी कर्व की बात है इधर वॉशरूम कोई नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि इधर एक वॉशरूम दिया जाए जिससे हमें तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ नोबर मंजूर। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम पांडू पार्क में आए थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे एक वॉशरूम नहीं है, तो हमें मतलब बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, ज़्यादातर फीमेल्स को। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मतलब यहाँ पे लोकल टूरिस्ट आते हैं, बाहर के टूरिस्ट आते हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे एक वॉशरूम नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि आप इसको एक वॉशरूम दिया जाए ताकि यहाँ पे लोग आते हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिना है। आज मैं आई थी इस पांडू पार्क में, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, लाइक डस्टबिन फैसिलिटी वहाँ पे अच्छी है, क्लीननेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट मैंने जो देखा है वहाँ पे एक वॉशरूम की वहाँ पे जो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैन है, तो वहाँ पे वो नहीं है। मैंने देखा है वॉशरूम तो वहाँ पे नहीं है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, लोकल आते हैं, टूरिस्ट्स आते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए, तो उनको जब मैंने देखा यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, क्योंकि हम टाउन में रहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं गवर्नमेंट से यही अपील रखती हूँ कि जो हमारी पांडू पार्क है इसको वॉशरूम दी जाए। हाँ सर, ये पटन की पांडू पार्क इसको सर कहते हैं, ये पटन इलाके में है। यहाँ हर तरह के लोग आ रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हर एक तबके के लोग इस पार्क में आते हैं बैठने के लिए। लेकिन सर यहाँ एक शिकायत है हमें गवर्नमेंट से, यहाँ वॉशरूम नहीं है। यहाँ हमारे बहनें आते हैं, हमारे माएँ आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, वो बहुत मजबूर होते हैं इस वास्ते कि आदमी तो बशर है, यहाँ वॉशरूम नहीं है। सर हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं, पटन
इलाके के इस पांडो पार्क में एक वाशरूम ज़रूरी होना चाहिए ताकि दूर दूर से जो भी लोग आते हैं उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा जो भी स्कूल है यहाँ कश्मीर में वो यहाँ आ रहे हैं पटन पांडो पार्क में सैर व तफरीह के लिए, लेकिन उनका भी यही मसला होता है, यहाँ ये वाशरूम नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ मतलब कुछ मिनट ही गुजारते हैं तो फिर भाग जाते हैं। अगर यहाँ एक वाशरूम होता तो बड़ी मेहरबानी होती, गवर्नमेंट की हम पर बड़ी मेहरबानी होती ताकि यहाँ लोग आते घंटों बाद बैठते और सैर व तफरीह में शामिल होते। लेकिन ये बड़ी अफसोस बात है, इस पांडो पार्क में वाशरूम नहीं है। ये बड़ी अच्छा जगह है, यहाँ लोग आते हैं, इसको पसंद करते हैं बैठने के लिए। यहाँ ये पत्थर भी है, पांडो पार्क इसको हम कहते हैं, यहाँ पत्थर भी है, यहाँ बहुत जगह भी फर्स्ट क्लास जगह बैठने के लिए। यहाँ ये लोग सफाई का इंतज़ाम भी करते हैं बड़ी तरीके से यहाँ के ये मुलाजिम। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सब डिवीजन सुरनकोट में ट्रैफिक जाम से निजात के लिए बनाएगी पानी बाईपास सड़क ताहाल इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तुलबा ने शिकायत की है कि सड़क खस्ता हाल है और गाड़ियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस मौके पर PWD के मुताबिक PHE का पाइप का पानी और आर्मी का वेस्ट पानी सड़क पर बहता है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो गई है। मुताल्लिका महकमों को खतूत भी लिखे गए हैं मगर अभी तक जवाब नहीं मिला है। इस मौके पर अवाम ने सड़क की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है। अहमद काज़मी और मैं GDC सुरनकोट का स्टूडेंट हूँ। सर आज जिस रोड पे हम रुके हुए हैं ये बाईपास पोठा से स्ट्रेच है, एक सीधा MES के पास निकलता है। और सर ये रोड अल्टरनेट है हमारे मार्केट का ताकि वहाँ पे ट्रैफिक जैम ना हो। और ये रोड बहुत कम टाइम में बनाई गई थी इसी पर्पज से, स्पेसिफिक जो ट्रैफिक है बाजार का वो कम हो जाए। बट आज सर इस रोड की इतनी सीवियर कंडीशन है कि इंसान गुजरने से पहले 10 बार सोचता है कि मैं यहाँ से गुजरूँ या ना गुजरूँ। तो सर और यहाँ से जो हमारे प्रोफेसर हैं या कोई भी स्टूडेंट है वो यहाँ से जब गुजरता है तो वो यही सोचता है कि एक अल्टरनेट रूट है तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, जल्दी मेरा काम हो जाएगा, बट वो भी यहाँ से नहीं आते हैं। और सर दूसरी बात ये है कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों में, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी हो ना सका। सर रोड तो बना दी, इसको मेंटेन कौन करेगा? और जो हमारे से टैक्स लिए जाते हैं सर वो तो अलग ही हैं। एक हमने जब गाड़ी खरीदी सर उसके ऊपर हमने टैक्स दिया, गाड़ी खरीदने का टैक्स, ठीक है। उसके बाद जब हम उसको रोड पे लेके आते हैं रोड टैक्स अलग से दे रहे हैं सर, उसका टोल टैक्स हम अलग से दे रहे हैं। जब हम पेट्रोल खरीद रहे हैं उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो उसका स्पेयर पार्ट के ऊपर हम टैक्स देते हैं। और ओवरऑल इसके ऊपर हम एक GST टैक्स पे करते हैं। इतना टैक्स USA जितना पे करके सर हमारी रोड्स की ये कंडीशन है सर, हम कहाँ जाएंगे आप हमें बताएं। सर मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि हमारी डेली कम्यूटिंग आसान हो सके और हम आसानी से कॉलेज आ जा सकें। सोच है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और हर दिन यहाँ से मेरा आना जाना रहता है कॉलेज में। और काफ़ी सारे ये देख रहे हैं आप पीछे खड्डे हैं और ये वाइट कमीज़ है, कभी भी इसकी गाड़ियों की छींटें पड़ सकती हैं। और ये ब्लैक जो पैंट लगाई हुई है ये भी धूल ज़्यादा इस पर आती है। दिन में जाके घर में 3-3 बार धोना पड़ती है तब जाके वाइट शर्ट साफ़ होती है। और काफ़ी सारे यहाँ पे खड्डे पड़े हुए हैं। तीसरे दिन यहाँ पे पानी हो जाता है, सूखता भी नहीं है। अगर एक दिन सूखता भी है लेकिन PHE वाले जो पाइपें भी टूटी हुई हैं वो भी यहाँ से पानी आता है, बीच में खड्डे भर जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये गुजारिश है कि इस रोड को जल्द से जल्द सही किया जाए। और अगर एक स्टूडेंट की बात नहीं मानी जाती तो एक आम आदमी की बात कैसे मानी जाएगी। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।